नमस्कार। भारत फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं युवा मंच। युवा मंच के इस संस्करण में हम बात करेंगे यूथ इन पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति व युवाओं के बारे में। आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होगी कि भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, परंतु पिछले 20 सालों में लोकसभा के लिए चुनकर जाने वाले सांसदों की औसत आयु हर बार 50 वर्ष से अधिक रही है। भारतीय राजनीति में युवाओं की अहम हिस्सेदारी है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। परंतु जब बात आती है चुने हुए उम्मीदवारों की, तो शायद युवा थोड़े से पीछे हैं। युवाओं के राजनीति में होने से और इन्हीं सारे कई मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे युवा मंच में। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर केवी प्रसाद। प्रसाद सर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राजनीति और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में पिछले कई वर्षों से लिखते आ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील चौधरी। मिस्टर चौधरी इज द डायरेक्टर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रसाद सर आपसे। क्या कारण है कि आज का युवा जो है वह राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहता? देखिए मेरे हिसाब से दो तीन चीज है। ऐसा नहीं है कि भारत के युवा राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन दो उसमें कारण होते हैं, एक अवसर और दूसरी इच्छा। काफी हद तक पिछले कई वर्षों से ये देखा गया है। मैं करीब 3 दशक से भारतीय राजनीति को एज ए पत्रकार लिखता रहा हूँ। भारत की संसद को भी करीब 25 साल से कवर करता आया हूँ। तो अनेक वक्त काफी सारे युवा चेहरा आए हैं। हाँ, औसतन उम्र का फर्क जरूर रह सकता है। और एक जो अक्सर कहा जाता है, राजनीति में 50 साल युवा मांगते हैं, जबकि जीवन में बाकी और शैलियों में 50 आप वयस्क की तरफ बढ़ने लगते हैं, कि 60 में अधिकतर लोग रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में 50 को युवा चेहरा माना जाता है। एक तो ये, अगर आप उसको उस नजर से देखें। दूसरा ये है कि युवा के सामने एक सबसे बड़ी चिंता रहती है आम, कि भाई मेरा करियर क्या होगा, मुझे अपने करियर का प्रोग्रेशन कैसे देखना है, मैं किस व्यवसाय में जाऊंगा। तो ये सब चिंता एक स्वाभाविक है, और उसको चलते हुए क्या राजनीति एक व्यवसाय की तरह ना होके सेवा भाव से जो लोग जुड़ते हैं वो चलते हैं, और उसका लक्ष्य क्या है और उसका ध्येय क्या है। जब ये चीज आप अपने आप में देखते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है। कुछ लोग तो सिर्फ सेवा भाव से ही जुड़ते हैं कि भाई, और ये मान के चलते हैं कि राजनीति एक जरिया है लोगों तक उनका काम करने का। और कुछ लोग अन्य कारणों से घर में परिस्थितियों के साथ या अपने अड़ोस पड़ोस में उनके साथ इस तरह की संगति में रहते हैं, जहाँ पे राजनीति में उनको पसंद आता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति में कई सारे युवा चेहरे हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स जुड़ के आगे निकले हैं। और जैसे हमारे सामने बहुत रिसेंट जो चेहरा निकला है ऐसा ही, और अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो है अरुण जेटली, जो कि भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीति से जुड़े रहे और आगे बढ़े। इस तरह कई और है, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिया है, आगे चल के और बात कर सकते हैं। ठीक है। तो सर, जैसा कि सर ने हमें बताया कि हमारे बीच जो आज एक युवा चेहरा नहीं रहे, अरुण जेटली जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और उसके थ्रू वो राजनीति में आए। ऐसे ही हमारे पास कई और अन्य चेहरे भी रहे हैं जो छात्र राजनीति के जरिए राजनीति में आए हैं। मगर आज के जो युवा हैं उनमें हमें एक जो चीज देखने को मिल रही है वह यह है कि यह अधिकतम युवा जो होते हैं वह पहली पीढ़ी के राजनेता नहीं होते। इनकी पहले भी इनकी पीढ़ियां जो है वह राजनीति में रही हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं राजस्थान के बड़े नेता जो कि सचिन पायलट जी हैं, जिनके पूज्य पिताजी भी राजनीति में रहे, और ऐसे भी अन्य कई नेता। आपके अनुसार यह जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी में युवाओं द्वारा राजनीति में लीड किया जाना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसे हम कैसे तोड़कर जो पहली पीढ़ी में राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें जोड़ सकते हैं? अगर हम युवा को देखें तो युवा को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये वायु के रूप में नई शक्ति का परिचायक है।
और जब हम इसे नई शक्ति का परिचायक कहते हैं तो ये नई शक्ति उनके विवेक के द्वारा देखी जाती है, उनके विश्वास के द्वारा देखी जाती है और उनके विचारों के माध्यम से देखी जाती है। तो ये जो युवा है इसको हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण जिसको हम लीडरशिप कहते हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि प्रथम श्रेणी या प्रथम जनरेशन से लेकर अब हम तृतीय जनरेशन तक आगे अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस के हम 7 दशकों को देखें तो लीडर्स के रूप में युवा, इलेक्टर्स के रूप में युवा, और अब मैं कहूंगा कि ये जो 21वीं शताब्दी का जो युवा है वो मीडिएटर्स के रूप में भी युवा है, जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के माध्यम से या भिन्न भिन्न संस्थाओं के, विशेषकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उन नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नए इनिशिएटिव्स असाइनमेंट्स के माध्यम से आ रहे हैं। तो उस तरफ से मैं कहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में बहुत सक्रियता के साथ आगे बढ़ी है। ये कह सकते हैं कि जब हम युवाओं को राजनीतिक संगठनों के रूप में देखते हैं, अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज में उनके पार्टिसिपेशन को देखते हैं, या फिर सरकार के फॉर्मेशन में हम युवाओं को देखते हैं, तो वो अपेक्षाकृत काफी कम है, क्योंकि जैसा कि हमारे सीनियर पैनलिस्ट सर ने बताया है कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक अपेक्षित प्रोफेशन, करियर के रूप में नहीं नजर आती है। तो युवाओं को जब तक पॉलिटिक्स एक करियर के रूप में नजर नहीं आएगी वो उसके प्रेरित नहीं होंगे। तो अभी हम ये जरूर देख रहे हैं कि एज मीडिएटर्स, दैट इज एंगेजिंग पीपल एट डिफरेंट लेवल्स, और एज इलेक्टर्स एंड वोटर्स उनकी भागीदारी बहुत सक्रिय है। और आप 2014 से 2019 में इस सक्रिय भागीदारी को देख सकते हैं कि कैसे युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और उसमें टेक्नोलॉजी का और मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुख्य बातें जो सर ने कही उसमें से पहली तो ये रही कि युवा जो है वो राजनीति को एक अपने करियर के रूप में नहीं देखते हैं। अगर वो देखने लगेंगे तो हो सकता है कि उनकी संख्या बढ़ने लगे। और दूसरी अहम बात, जो नया मीडिया का जमाना आया और जो युग आया है, इससे काफी चेंजेस आ सकता है। इसी को देखते हुए मेरा एक सवाल प्रसाद सर आपसे है। हमने ये देखा है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों के जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो युवा बनती जा रही है। उनकी जो कैंपेन्स हैं वो युवाओं पे फोकस करते हुए देखी जा रही हैं। यह जानते हुए और समझते हुए कि भारतीय राजनीति जो है उसमें जाति और धर्म ने किसी न किसी समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है डिसीजन टर्न करने में। क्या आपको लगता है कि यह युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति बन सकती है जो इन जो इन जातीय मतभेदों और जो इन धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर अपने आप को प्रेजेंट करेगी, और हम देखेंगे कि यह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक चेंजिंग पॉइंट है? मैं इसमें एक पहले तो ये कहना चाहूंगा, ये सिर्फ भारतीय राजनीति के साथ ही विश्व में कई राजनीतियों के साथ ये समस्या है कि युवाओं को राजनीति की तरफ कैसे आकर्षित करें। और मैं आपको एक बताऊं, मैं करीब 2007 अमेरिकी संसद में काम करता था और उसी वक्त वहाँ बड़ी नजदीक से मुझे प्रेसिडेंट ओबामा के कैंपेन और बाकी तमाम सारे प्रेसिडेंशियल कैंपेन को बड़े नजदीक से मैंने देखा। और उस वक्त एक सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई थी कि 18 और 24 साल के बीच का वर्ग जो है वो वोट डालने नहीं निकलता था। तो सबसे बड़ा उनका कैंपेन जो रहा कि इस वर्ग को कैसे हम प्रभावित करें, आकर्षित करें कि वह निकले और वोट डालें। और शायद उसी तरह की कैंपेन अब हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ लगातार एक स्वीप का कैंपेन चलता है, उसके तहत ये देखा गया है कि जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि कैसे कैसे युवाओं को आकर्षित करें, वो अपने मत का मताधिकार करें। तो ये काफी हद तक ये सक्रिय रहे हैं और ये काफी इसमें देखें परिणाम निकल के आए। रहा सवाल दूसरा जो आप कह रहे हैं, क्या युवा वर्ग में शक्ति है कि वो ये भारतीय राजनीति में जाति एक जो है एक आज भी एक प्रभाव रखता है, तो उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उसी के तहत पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं वो अपने टिकट का चयन करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समीकरण वो देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, युवा के साथ एक अगर जैसे बात होती है, युवा पढ़ लिख जाए, अपना विवेक का इस्तेमाल करे, अपने हित का और देश के हित का, राज्य के हित का, या अपने जहां वो रह रहा है वो हित सोच के नहीं है कि भाई हमें क्या करना है और क्या हमें प्रोग्राम और पॉलिसीज के ऊपर वोट डालना है या पर्सनैलिटी के ऊपर वोट डालना है। जब ये विवेक आप कर लेंगे तो आपको तीनों में अगर एक ही आदमी दिख रहा है, ये एक ही पार्टी दिख रही है जो आपके पार्टी पॉलिसी प्रोसेस और प्रोग्राम की तरफ झुकता है, तो आप एक नुमाइंदे को आप चुनते हैं। अगर नहीं है
तो कैसे रास्ता निकलता, तो उसमें क्या लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होके करते हैं। और ये जरूरी नहीं है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, ये सिर्फ राजनीति तो एक जरिया है। आज आपने देखा होगा काफी हद तक, और खासकर कोविड के दिनों में हमने काफी सारे इस तरह के एग्जाम्पल देखे कि युवा लोग निकल के आए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई या स्वतः ही काम करने निकले बाहर, कि भाई उनसे देखा नहीं गया कि लोगों की पीड़ा और उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने अपनी शक्ति अनुसार शुरू किया और लोग जुड़ते गए। तो ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है जो हम देखने को आए। और एक बात जरूर देखिए, मेरा अपना मानना है, लीडरशिप हमेशा क्राइसिस में टेस्ट होती है। सब कुछ सामान्य चल रहा हो तो लीडर क्या जरूरत है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तभी तो आप एक लीडर दिखता है कि कोई आदमी आपको निकल के आता है, कोई व्यक्ति विशेष निकल के आता है और देखा इस हम रास्ते पे पहल करते हैं, कोई जरिया निकलता है या निकलेगा, और उसके पीछे लोग जुड़ने लगते हैं। और वही मेरा तात्पर्य था बताने का। कोविड के दौरान हमने कई सारे इस तरह की लीडरशिप देखी है, छोटे छोटे प्रयास हुए हैं, लोगों ने प्रयास किए, लोग जुड़ते गए, कुछ सक्सेस हुए होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा अपना अनुभव के साथ मैं कहना चाहता हूँ। मतलब एक तरह से एक परिवर्तन का दौर कह सकते हैं जिसे हमने देखा पिछले कुछ 1 से 1.5 वर्षों के अंतराल में। चौधरी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम भारत को अन्य डेवलपिंग कंट्रीज की तर्ज पर देखते हैं, जैसे कि हमारे बगल में बांग्लादेश हो गया या फिर अदर साउथ एशियन कंट्रीज की तर्ज पर देखते हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का यूथ रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया में है वो इन कंट्रीज से अलग है और किन जगहों पर हमें से कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं? देखिए, एक तो जो 21वीं शताब्दी का विश्व है, वैश्विक विश्व है, इसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो धारणा थी वो काफ़ी परिवर्तित हो गई है। अब हम इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं कहते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये कंट्रीज़ अपने आप में बहुत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इवन नाभिकीय तौर पर बड़ी सशक्त हैं। तो इसलिए अब इनको कंट्रीज़ ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो एक एज जो हमने 1950 के दशक से और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा है, तो जब भारत को, ब्राज़ील को, इज़राइल को, साउथ अफ्रीका को जब हम जब इनकी तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये पश्चिमी विश्व के साथ या विकसित विश्व के साथ एकदम खड़े हैं और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पोटेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए एक जो नया परिदृश्य नज़र आया है 21वीं शताब्दी में, जो एक नए विमर्श का भी परिचायक है, इसलिए हम इनको कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ कहते हैं। अगर हम इसको साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, विशेषकर मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आगे जाके चाइना के संदर्भ में देखूंगा, तो भारत की जो युवा शक्ति है वो चाइना के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जब भी कभी चीन और भारत के बीच में कंपैरिजन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल स्तर पर हो या इकोनॉमिक स्तर पर हो, तो भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा का जो पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रेजेंस, वो जैसा आपने स्वयं कहा कि वो 65 से 70% है। अगर हम 35 वर्ष तक के युवाओं को अगर युवा मानते हैं, 18 से 35 वर्ष तक, तो उनकी संख्या लगभग 70% तक है। वो एक नए विश्व के लिए, एक नए राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो बेसिकली एक गेम चेंजर है, वो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है। तो उस संदर्भ में युवाओं की जो उपस्थिति है भारत में वीज़ा-वी बहुत सारे कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ में बहुत अच्छी है। अब मैं वापस लोकतांत्रिक राजनीति की ओर अग्रसर होता हूँ। तो भारत में जब हम युवाओं के लोकतांत्रिक सहभागिता को देखते हैं, तो आप सबको याद होगा कि सबसे पहले युवाओं की जो सहभागिता है भारत की राजनीति में, पुरजोर तरीके से अगर किसी ने भी उसको प्राथमिकता दी थी तो वो श्री जयप्रकाश नारायण जी ने दी थी, जिसको हम टोटल रेवोल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। तो कैसे युवा वर्ग 1970 के दशक में न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ, बल्कि उसने अधिनायकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की। यही कारण है कि 1977 में हम भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में पहला बड़ा बदलाव देखते हैं। तो इसमें जो बहुत बदलाव था युवाओं के कारण ही आया, और 1970 का जो युवा था वो बिल्कुल एक नया युवा था। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत प्रेरित भी नहीं था, बहुत प्रभावित भी नहीं था, और ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनसे अनभिज्ञ भी रहा है। तो ये जो युवा था ये आइडियोलॉजिकली रीअलाइन था, वो दूसरे प्रकार से आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली एक्टिव था पॉलिटिक्स में।
जिसको बाद में श्री योगेंद्र यादव जी ने सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च में पिछड़े वर्ग के युवाओं के रूप में सहभागिता के द्वारा भारत की राजनीति में दिखाया। तो अगर हम 1980 से युवाओं के इस बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व को और बढ़ते हुए उनके रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं, तो लगता है कि युवा जो है 21वीं शताब्दी का, वो पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन से अब इंटीग्रेशन की ओर आ गया है। यही कारण है कि उसका जो आत्मविश्वास है, उसकी जो राजनीतिक चेतना है, वो समय समय पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और यही कारण है कि जो नया बदलाव आप देख रहे हैं राजनीतिक दलों में, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो सीटों को जीतें, तो वो सीटें उनको देते हैं जो विनेबिलिटी मानी जाती है, जहां पे वो सीटें जीत सकते हैं वही टिकट उनको दी जाती है। यही कारण है कि युवाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है और युवाओं का संगठन में और राजनीतिक सरकारों में भी उनका प्रतिनिधित्व एकीकृतकरण की तरफ जा रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वो कैसे उनकी संख्या ज्यादा बढ़े, उनका आत्मविश्वास और बढ़े, उनकी राजनीतिक चेतना और बढ़े, कि वो न केवल एज ए वोटर बल्कि एज ए सेलेक्टर भी, एज ए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी उनकी भूमिका रहे, ताकि वो नए भारत को नए बदलाव की ओर अग्रसर कर सके। ठीक है, तो जैसा कि सर ने कहा कि ना सिर्फ एज ए वोटर बट एज ए सिलेक्टर, एज ए लीडर वो आगे बढ़ें और समाज को लीड कर सकें। प्रसाद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने कई मौकों पर देखा है कि कुछ युवा हुए हैं जो अधिक से अधिक बंधकों को तोड़कर जो है वो आगे आए और उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपनी हिस्सेदारी बनाई और अपने अपने लिए एक कद बनाया, अपने लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐसे कई अन्य लोगों को भी हम देखते हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, सेवा भाव से भी आना चाहते हैं, देश को नए मुकाम पर भी पहुंचाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस टाइप का एक युवा जिसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कुछ बदलाव चाहता है राजनीति में, उसे किस तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों के किस तरीके के समाधान हम देख सकते हैं? बिना चुनौती के तो आप कोई समझे, मैं इसको एक आपको संज्ञान दूं खेल पे। फुटबॉल के मैदान में जब 11 लोग खिलाड़ी उतरते हैं और सामने 11 लोग खड़े होते हैं और जो स्ट्राइकर होता है या डिफेंडर होता है वो एक गेंद लेके जब आगे निकलता है तो उसके विपरीत कई लोग खड़े होते हैं। कोशिश वो रहता है कि रास्ता निकालता है, खोजता जाता है कि लक्ष्य और ध्येय उसका साफ है कि मुझे गोल पहुंचना है, गोल पोस्ट पार करा के गोल गेंद जो है गोल के अंदर करना है, चाहे वो हॉकी का मैदान हो या फुटबॉल का मैदान हो। मैं ऐसे संज्ञान दे रहा हूँ। तो उस वक्त वो पूरा एकाग्रता से बढ़ता है, ये बढ़ती है। तो वो फोकस, वो अटेंशन, वो जज्बा, वो चीज बहुत जरूरी है। जब तक जिसे कहते हैं आपके अंदर एक वो जज्बा ना हो तो आप इन चीजों आपके आइडियलिज्म, युवा में आइडियलिज्म बहुत होता है, लेकिन उस आइडियलिज्म के साथ साथ आपको एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक पूरा पॉलिसी नेटवर्क होना चाहिए और आपको एक टीम प्लेयर भी होना चाहिए और एक एबिलिटी टू लीड होना चाहिए। क्योंकि कब आपको टीम की जरूरत पड़ती है और कब आप इंडिविजुअली उसको सोलो करके ब्रेक करेंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए एक चीज बताऊंगा। आज से करीब ये जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब की बात है। एक साउथ के बहुत बड़े उस वक्त युवा चेहरा था और उन्होंने जाके राजीव गांधी से ये शिकायत की कि देखिए युवा बहुत हैं हमारे यहाँ और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो राजीव गांधी ने उनको एक बात कही, कहते देखिए जब बारिश होती है तो जब बारिश का पानी निकलता है तो अपने आप में वो एक शक्ति के साथ निकल के जो भी रास्ते में बाधाएं उसको चीरते हुए वो तेजी के साथ सारे समुद्र में फेंक देता है और वो शक्ति निकलती है उसके साथ। तो उसी तरह युवा की जो शक्ति है उसको चैनलाइज करते हैं। और उसी में एक और संज्ञान दूंगा, जैसे एक जो है एक जैसे कहते हैं हेजिटेंसी है युवाओं में काफी, पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है, राजनीति अच्छी नहीं है, एक तरह तरह की भ्रांति किस्म की लोगों में है। ठीक है, पॉलिटिक्स में कई सारी समस्या रहती है जैसे हम जीवन में रहेंगी। एक और समय था जब किसी एक यूनिवर्सिटी में गए थे तो उनसे लोगों ने यही कहा कि आप आइए, आह्वान किया उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर अस, वी आर स्टूडेंट, तमाम सारी जो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स रहती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत पुराना संज्ञान है। एक पानी का गिलास था, उन्होंने उसमें 2 घूंट पिए, उन्होंने कहा अब ये जगह जो बची है क्या है, कहता पानी मैंने इतना पी लिया, कहता ये जो वैक्यूम है ये खाली नहीं रहेगा, ये हवा ने भर दिया। ठीक उसी तरह राजनीति में भी जो अगर जगह खाली होगी कोई ना कोई तो आके भरेगा, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कोई और आएगा जिसको आप अच्छे कहते हैं। तो ये हेजिटेंसी तो रहती है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा आपको अपना लक्ष्य है, आपका
विवेक है और आपको करना क्या है, किस जज्बे के साथ आप उतरते हैं। अगर आपको लगता है वो कर सकते हैं, डिसइल्यूशमेंट आएंगी, बीच बीच में आपको धक्के भी लगेंगे, आप उस मुकाम पे पहुंचे जाते लगे कि गर्व कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप लगे रहे अपने लक्ष्य के साथ, और अंत में आपको उदाहरण के तौर पे प्रोफेसर साहब ने 77 का हवाला किया, 1980 से लेकर 82-83 तक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का एजुकेशन अपने में ऐतिहासिक रहा। और युवा जो है हॉस्टल से सीधा मुख्यमंत्री बने, जो लीड कर रहे थे उस कैंपेन को, हॉस्टलों से निकल के सीधा मुख्यमंत्री के चैम्बर्स में या मंत्रियों के चैम्बर्स पहुंचे, तो वो शक्ति देखेगी उन्होंने। जैसा कि सर ने बताया कि हमने इतिहास में कई ऐसे क्षण देखे हैं जब अचानक से और एकत्रित होकर युवा शक्ति ने लीड किया और उन्होंने जितने भी सामाजिक अजम्पशंस बने हुए थे कि ऐसा नहीं हो सकता या नहीं हो सकता, उन सारी बाधाओं को पार कर कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमने देखा है कि युवाओं की जो संख्या रही है, इसके बावजूद भी वह काफी कम संख्या रही है राजनीति में लीड करने की, यह जानते हुए भी कि भारत की 65% आबादी जो है वो युवा है। समाज का क्या नजरिया है इस पर, या समाज से किस तरीके की आवाजें उठ रही हैं इस पर, इस मेन चीज को लेकर, और कैसे समाज इसमें एक एक्टिव कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है, और क्या वो वैसा चेंज डिमांड कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए? देखिए अक्षत जी, मैं मुझे लगता है कि 3 बड़े परिवर्तनों को हमें भारत के युवा राजनीतिक संबंधों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि अब एक शिफ्ट नजर आ रहा है फ्रॉम डायनेस्टी टू डायनेमिज्म, अर्थात जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी भारतीय राजनीति में, धीरे धीरे वो खत्म तो नहीं हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव काफी कम होता जा रहा है, और हम डायनेस्टिक लीडरशिप से हम डायनेमिक लीडरशिप की ओर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो नए क्षेत्रीय दल भी उभर कर आए हैं, और इवन जो मुख्य केंद्रीय दल हैं जैसे भाजपा है या बाकी राजनीतिक दल हैं, ये बेसिकली नॉन डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो यहाँ पे एक नया उद्भव या नया अभ्युत्थान जो आ रहा है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि नए लीडर्स को नए डायनेमिक पर्सपेक्टिव से प्रमोट किया जा रहा है पार्टी संगठन में। दूसरा जो एक बड़ा परिवर्तन हम भारत की राजनीति में युवाओं के संदर्भ में देख रहे हैं, वो ये है कि प्रारंभ में हमेशा ये कहा जाता था कि हमें सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का चयन करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। तो अब हम सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप से थोड़ा सा और आगे चले जा रहे हैं, तो अब हम थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप में आ रहे हैं, जिसमें जो सभी युवा नेता हैं, जो बहुत स्ट्रांग इलेक्टर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, और पोटेंशियली स्ट्रांग लीडर्स भी हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अब उन युवाओं को टिकट देना आरंभ किया है, क्योंकि ये जो नए युवा हैं, ये अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में या विधायी क्षेत्रों में एक नए बदलाव को इंगित करते हैं। तो ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से हम थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप की तरफ भी आ रहे हैं। इसलिए पार्टीज को भी लग रहा है कि हम लोग जो 25 से लेकर 35 तक या 40 तक या 45 तक जो युवा नेता हैं, विशेषकर जो छात्र राजनीति से भी आए हैं या जिन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है, उनको भी हम कहीं ना कहीं आगे जाकर उनका संवर्धन करें, हमें उन्हें प्रोत्साहन दें। तीसरा एक बड़ा बदलाव जो बेसिकली भारत की राजनीति में देखने के लिए आया है, हम हमेशा कहते थे कि ये हर राजनीतिक दल में ये ओल्ड गार्ड्स हैं या ये यंग टर्क्स हैं, तो हम युवाओं को यंग टर्क्स के रूप में देखा जाता था। और जितने भी यंग टर्क्स थे, अगर हम कांग्रेस में और भाजपा में 2 पैन इंडियन पार्टीज में देखें, तो बड़े बड़े नेताओं को हम लोग यंग टर्क्स के रूप में देखा करते थे। लेकिन अब एक और नया बदलाव आया है, क्योंकि जो हमारे यंग टर्क्स होते थे, वो यंग टर्क्स आमतौर पे 45, 50, 60 साल के लोगों को भी हम यंग टर्क्स कहते थे, क्योंकि उन्होंने एक नया बदलाव लाया। एक समय में इंदिरा गांधी जी के साथ जो नॉन सिंडिकेट लीडर्स थे, वो सब लोग यंग टर्क्स थे। जो भी नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट में लोग हैं, वो सब लोग यंग टर्क्स थे। भाजपा और कांग्रेस की जो नई कमांड थी जिनके पास, वो भी सब लोग यंग टर्क्स थे। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हर राजनीतिक दल में वो सब नेता हमको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अब हम लोग यंग टर्क्स से फिर एक नई शिफ्ट की तरफ देख रहे हैं, जिनको हम जेन नेक्स्ट कह रहे हैं, जनरेशन नेक्स्ट। तो ये जेन नेक्स्ट है, ये एक नया बजवर्ड है, और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कॉन्शियसली और कॉशियसली इन जेन नेक्स्ट को अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस में और पार्टी फॉर्मेशंस में, गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसाद सर ने बिल्कुल ठीक कहा, नॉर्थ ईस्ट की जो राजनीति है
वो बेसिकली असम गण परिषद के द्वारा प्रफुल्ल कुमार मोहंता जी ने शुरू की और उन्होंने स्टूडेंट्स लीडर्स को एक नई शक्ति के रूप में रखा, लेकिन उसका रेप्लिकेशन भारतवर्ष के अन्य जगह नहीं हो पाया, इसलिए वो स्टूडेंट लीडर्स बहुत आसानी से नए पॉलिटिकल पार्टीज के गठन कर पाने में असफल रहे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो युवा है वो जब तक किसी राजनीतिक दल के साथ, जो स्ट्रांग राजनीतिक दल है उसके साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक राजनीतिक व्यवस्था में और राजनीतिक परिवर्तन में उसका बहुत महत्वपूर्ण से हो नहीं पाएगा। क्योंकि आज भी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति संगठनात्मक राजनीति पर निर्भर करती है और उसमें ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर युवा इन राजनीतिक दलों के साथ जुड़ते हैं या ये राजनीतिक दल इन युवा शक्ति को ध्यान में रखकर अपने साथ जोड़ते हैं और एक नई सरकार को नए शासन की ओर अग्रसर करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में ये युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पे रेस किया वो ये था कि कैसे भारत की राजनीति जो है वो एक संगठनात्मक राजनीति है, जबकि अगर हम दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं, अगर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर एक व्यक्ति विशेष पर बहुत अधिक से अधिक राजनीति जो है वह निर्भर करती है। प्रसाद सर, मैं आपसे एक अंतिम बात जो जानना चाहूंगा, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारत में कैसे लेफ्ट और राइट जो आइडियोलॉजिकल हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो एक एक्सट्रीम रूप लेते जा रहे हैं। तो या तो आप किसी चीज के साथ हैं तो आप 100% उसके साथ हैं, और अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आप 100% उसके खिलाफ हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि कैसे युवाओं का किसी भी संगठन से जुड़ना और इस समस्या को कहीं ना कहीं एक अपनी अच्छी बात के रूप में उभारना, वो इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन वहां पे भी दो पार्टियां काफी मजबूत हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। पार्टी के रास्ते ही ये लोग आगे निकलते हैं। पार्टी के अंदर अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित करने से पहले काफी जद्दोजहद करते हैं, काफी और मेहनत करके, बाकायदा आपने सुना होगा प्राइमरीज और कॉकसेस से निकल के पहुंचते हैं। और ये हर लेवल पे है, ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे नहीं है, चाहे वो गवर्नर्स हों, चाहे वो स्टेट के सिटी के लेजिस्लेचर्स हों या सिटी के सिटी काउंसिल्स हैं, वहां पे भी एक एक आदमी जो अपने आप को कहता है। और अमेरिका में एक और चीज है, ये नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, ये दो बड़ी पार्टियां हैं, और भी कई सारी पार्टियां, लेकिन उनके पास इस तरह संगठन नहीं है और ना ही इतना पैसा है कि वो इतनी बड़ी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में 50 राज्यों में अपने आप को प्रदर्शित करके लड़े। तो अलग अलग बैलेंस में अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, वोट कुछ लोग पाते हैं। वो उसी तरह का सवाल है जैसे कि विचारधारा, जो आप कह रहे हैं बाएं और दाएं के बीच। तो विचारधारा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वो आपका अपना समझ है, आपकी अपना विवेक है। अगर आप समझते हैं कि कोई एक विचारधारा, किसी एक पार्टी या संगठन जो उसको प्रचार कर रही है, वो आपको ठीक लगता है और आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप समझते हैं उनके कार्यक्रम को, उनके पूरे प्रोग्राम को, साथ जुड़ते हैं। अब दूसरों को नहीं पसंद आता, वो किसी और के साथ जाते हैं, और हो सकता है कईयों को कुछ भी नहीं पसंद आए। ये एक तरीका है, और शायद यही वजह है इलेक्शन कमीशन ने जो नोटा का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद हुआ, हालांकि वो कोई प्रावधान उस तरह से नहीं, यानी आपको जाके पहले भी प्रावधान था कि आप जाके इलेक्टोरल ऑफिसर को बोल दें कि मैं वोट नहीं डालूंगा, आप वो पर्ची दे आते थे। आजकल वो नोटा के रूप में हो गया। अगर आप देखें हाल फिलहाल में जो बंगाल के इलेक्शन थे, ममता बनर्जी के सीट में शायद 100 से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट किया, या उसी तरह सुरेंद्र अधिकारी के खिलाफ। तो ये एक विचारधारा की अपनी है, हो सकता है मुझे किसी को कोई भी पसंद नहीं हो, एक विचारधारा वो भी है। तो ये that has to be allowed. In a democracy, there is a space for everyone, especially the small and marginal voices. उनका भी उतना ही अधिकार है पूरे क्षेत्र में। ठीक है, सर की बात मैंने समझी, और मैं आखिरी बार अब रुक करना चाहता हूं चौधरी सर आपका, और आपसे जो है वो फाइनल कमेंट्स लेना चाहता हूं। आप किस तरीके से युवाओं का भविष्य देखते हैं भारतीय राजनीति में? मैं तो यही कहूँगा कि जो वर्तमान राजनीति है ये एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार चुनावी राजनीति के रूप में देखी जाती है, जिसमें सभी पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि इस इलेक्टोरल मार्केट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लागू नहीं होता है, सर्वाइवल ऑफ द एबलिस्ट का सिद्धांत इस पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है।
तो ये सभी पॉलिटिकल प्लेयर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं हर 5 वर्ष के बाद, और अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने अपने विचारधारा के माध्यम से, और या कहें कि अपने आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि वो हर बार 5 वर्ष में चुनाव घोषणा पत्र लेकर आते हैं, उनके माध्यम से वो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये भारत की राजनीति में जो मतदाता है, विशेषकर जो युवा मतदाता है, प्रथम दृश्य मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ये जो मतदाता है ये बहुत जागरूक है, और ये वास्तव में एक रियल गेम चेंजर है। भारत की राजनीति में एक M5 फिनोमिनन के बारे में बहुत समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि कैसे 1980 के दशक से मंडल, मंदिर, मस्जिद के बाद 1991 के बाद मार्केट एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तक के रूप में आई है, लेकिन अब इनके बाद जो 21वीं शताब्दी का भारत है वो युवा भारत है, और इसमें जो 5वां M है, मंदिर, मस्जिद, मार्केट के बाद, वो है मतदाता का। ये मतदाता जो है, जो युवा मतदाता है, ये रियल गेम चेंजर है, ये रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, ये बहुत जागरूक है। इसका आवश्यकता ये है कि कैसे वो राजनीतिक दलों में के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से नए भारत में एक नए परिवर्तन को लेकर आए, जो एक सशक्त भारत की ओर हम सबको लेके जाए। ऐसी मुझे लगता है कि शुभकामना भी मैं दूंगा, और ऐसी अभिलाषा भी इस नए भारत की है। तो भारत का जो भविष्य है ये युवाओं पर टिका है, और ये एक नए परिवर्तन की ओर, नए भारत को लेकर जाएंगे। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यही भारत की सबसे बड़ी क्षमता है, और यही भारत को विश्व के उन देशों से अलग करते हैं जहां पर लोकतंत्र बहुत सशक्त नहीं। तो भारत का एक बहुत सशक्त लोकतंत्र है, और इसमें सशक्त मतदाता है, और युवा मतदाता वास्तव में रियल कैटलिस्ट भी है, रियल गेम चेंजर भी है। तो जैसा सर ने कहा कि युवा जो है वो रियल कैटलिस्ट और रियल गेम चेंजर है, और भारत को कहीं ना कहीं एक विश्व शक्ति के रूप में अगर अपने आप को प्रदर्शित करना है तो युवाओं की उसमें जो भागीदारी होगी वह बहुत ज्यादा अधिक होगी। आखिरी कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगा प्रसाद सर, आपको क्या लगता है और किस तरीके से आपका जो इतना बड़ा अनुभव रहा है राजनीति को कवर करने का, भारतीय राजनीति को कवर करने का, क्या लगता है आपको, और आप कैसे देखते हैं आने वाले साल के चुनावों को और आने वाले साल के चुनावों में युवाओं की भागीदारी को? देखिए, युवा हमेशा ही एक प्रासंगिकता रखता है और चुनाव में उनका दबदबा रहता है। और जैसे प्रोफेसर ने कहा कि 5वां M मतदाता है, मैं उसको थोड़ा अंग्रेजी में ले जाऊं तो उसको कहूंगा मिलीनियल। जैसे आपको मिलीनियल कहा जाता है, मिलीनियल्स आर द गेम चेंजर्स आल्सो बिकॉज दे ब्रिंग अ फ्रेश थॉट, और उनका सोच अलग है। और आज का युवा इंटरनेशनली और नेशनली, ग्लोबली ज्यादा इंटीग्रेटेड है। वो पुराने जमाने में जैसे आप अपने आप को निर्भर करते थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिमिटेड थे, आजकल अनगिनत सोर्सेज है, तो हर आदमी विवेक अपना अलग किस्म का, उसका दृष्टिकोण बदला हुआ है। तो उस दृष्टिकोण को जो एड्रेस करेगा, और मैं थोड़ा सा यहाँ एक डिस्टिंक्शन लाना चाहूंगा। ये जरूरी नहीं है कोई आदमी वयस्क हो, उम्र हो, वो युवा नहीं, वो युवा को नहीं समझ सकता। अगर युवा की शक्ति को पहचानता है और उसको चैनलाइज करने की उसमें क्षमता है, तो वो उस शक्ति को देश के हित में और राज्य के और देश हित को और देश को कैसे आगे ले जाए, उसमें चैनलाइज करने की क्षमता होती है, और उसको चैनलाइज करके आगे ले जाते हैं। और एक और जो चीज जो बहुत जरूरी है, जो साहब ने भी कहा, ग्रूमिंग ऑफ द नेक्स्ट लीडर हर लेवल पे, ना सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारा जरूरी है कि सिटी काउंसिल से लेकर पार्लियामेंट तक, संसद से लेकर पंचायत तक, अगर हम अपनी लीडरशिप को ग्रूम नहीं करेंगे तो आगे जाके ये खाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से युवाओं का भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी है, किस तरीके से युवाओं को क्या किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और जैसा कि प्रसाद सर ने कहा कि चैलेंजेस किसी भी फील्ड में होंगे, आपको दृढ़ निष्ठा की जरूरत है उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। इस प्रोग्राम के अंत में हम यही कह सकते हैं कि युवा जो है वो असल में जो है वो रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, जैसा कि सुनील सर ने हमें बताया, और वो असल में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को और पूरे भारतवर्ष की रूपरेखा को जो है वो बदल सकते हैं और भारत को नए मुकामों पर ले जा सकते हैं। इसी के साथ अंत करेंगे आज के युवा मंच का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ध्यान रखें कि भारता फर्स्ट जो है वो एक नया वेंचर है, और अगर आप हमारी इस वेंचर में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अवश्य कंट्रीब्यूट करें। नमस्कार।